So in our last lecture, we have completed our second chapter, namely structure of atom. And now we are ready to start our third chapter, namely classification of elements and periodicity in properties. एक्चुअली में आप पढ़ चुके हो, इसका मेजोरिटी पोर्शन जो है वो आपके 10th में आ चुका है और ये बहुत मजा ऐसा चैप्टर है, थोड़ा लॉजिक वाला, इसलिए ज्यादा मजा आएगा। वी ऑलरेडी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, बराबर है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। तो उसके रिलेटेड जो फर्दर आगे की चीज है, मतलब कि प्रॉपर्टीज क्या है एलिमेंट्स की, वो सारी चीजें जैसे जैसे पता लगती गई हमें कि भाई ये वाला एटम है उसकी प्रॉपर्टी है, ये अलग टाइप का एटम है उसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो वो सारे एटम्स धीरे 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 एलिमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा होते गए। इन शॉर्ट हम कहे तो शुरुआत में 1800 वाला जो ईयर था, द ईयर 1800, तब तक सिर्फ 31 एलिमेंट्स जो है वो नोन थे। अब देखो, आप ग्रोथ देखना ये चीज का, बट एज द टाइम पासेस, शुरुआती इतने सालों में सिर्फ 31 एलिमेंट्स जो है वो नोन थे। बट 1865 में, मतलब साइंस की डेवलपमेंट जो शुरू हुई, ये 65 इयर्स में ये जो एलिमेंट्स है वो बढ़कर 63 एलिमेंट्स हो गए। मतलब नए नए एलिमेंट्स मिलते गए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, लगभग डबल से भी ज्यादा हो गए। आप देखो 31 का डबल 62 होता है, उससे भी बढ़ गया। सिर्फ 65 इयर्स में ये बढ़कर डबल हो गए। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी कि उसके बाद के इयर्स में भी, मतलब टिल योर बुक्स आर पब्लिश्ड, ये जो अपडेट हुई तब तक 114 एलिमेंट्स जो है वो नोन हुए। और आज तक की बात करो, अभी हम जो बात कर रहे हैं, तो 119 एलिमेंट्स जो है वो इन्वेंट हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, या कई सारे उसमें से ऐसे जो लेबोरेटरी में बनाए गए मैन मेड एलिमेंट्स है, सिंथेसाइज किए गए। अब क्वेश्चन ये उठेगा, तो हमें 119 क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? बराबर, हमें सिर्फ 114 एलिमेंट्स ही है या नॉन, ऐसा क्यों कहा जाता है? उसका रीजन ये है कि उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट है उसकी सारी प्रॉपर्टीज और बाकी की चीजें जो है वो अभी तक पूरा स्टडी उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसका रीजन भी ये है कि ये इतने शॉर्ट लाइव्स है कि विद इन अ माइक्रो सेकेंड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसका स्टडी करना थोड़ा हार्ड है, देन इट टेक्स टाइम। सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इट विल बी इन द सिलेबस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। बट अभी क्या है कि अभी तो वो सिंथेसाइज हुए हैं, ये पाए गए हैं, बहुत कम शॉर्ट लाइफ स्पान है उसका, तो उसको स्टडी किया जा सकता नहीं। बट हाँ, 114 एलिमेंट्स ऐसे है कि जिसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ज्यादातर चीजें जानते हैं, और वो चीजें हम अरेंज करेंगे। और उसकी अरेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसको अरेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो रीजन ये है कि 31 एलिमेंट्स थे ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। हर एक का इंडिविजुअल नाम, कलर, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो, सिर्फ 31 है तब तक। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे, इट विल बी हार्ड टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स फॉर ऑल द टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो आप इजीली नहीं याद रख सकते उसे। तो क्या जरूरत पड़ी? तो उसे कुछ इस तरीके से अरेंज करने की जरूरत पड़ी कि आप इजीली ये सारी चीजों को याद रख सके, उसकी प्रॉपर्टीज को याद रख सको। या कोई ऐसे किसी के दिमाग में यह है भाई ऐसे ग्रुप बनाते हैं कि वो ग्रुप को हम याद करें तो उसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी हो। तो कई सारे जो साइंटिस्ट है वो लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया। ज्यादातर लोग जो है वो पहले फेल गए, और बाद में जो 2-3 साइंटिस्ट है वो उसमें सक्सेस भी गए, और उसका नाम हमें अच्छी तरीके से पड़ा है। बट फेलियर जो है वो भी हमें भूलना नहीं है, क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई पैटर्न तो है ही। क्या क्या सोच वो लोगों ने रखी, क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या
उसका नेगेटिव पॉइंट्स था, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था जिसने नॉन एलिमेंट्स को टेब्यूलर फॉर्म में अरेंज करने की सोची और किया भी, वो साइंटिस्ट का नाम था जॉन डोबरेनियर। बराबर है, पूरा नाम क्या था? जॉन डोबरेनियर। ये जॉन डोबरेनियर जो था, उसने सबसे पहले ये सोचा कि क्यों ना सेम टाइप की प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स है उसे इकट्ठा किया जाए। तो उसने सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके देखो मैंने दो वर्ड बोले वो याद रखना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी को पता है ये दोनों प्रॉपर्टी में फर्क क्या होता है? हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? Sir, physical property is physical appearance, hardness, and etc. But chemical property is a chemical combination of oxides and dioxides. 90% तक आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है। हमें सिर्फ इतना कहना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो प्रॉपर्टी को स्टडी करने के टाइम उसके स्ट्रक्चर में कोई फर्क ना हो, वो एलिमेंट के स्ट्रक्चर में कोई फर्क ना हो। तो आप कलर है, ऑर्डर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट पे देखो स्ट्रक्चर में फर्क होना मतलब एक चीज में से दूसरी चीज नहीं बन जाती, इट रिमेन सेम। वाटर है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि आप उसे बॉइल करते हो ना तो H2O का H2O ही रहता है। सिर्फ फर्क क्या होता है कि नजदीक नजदीक जो H2O होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाता है, मतलब सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैस बनता है। बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज व्हेन वी स्टडी दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, then that element or compound changes itself to another compound or anything। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज होता है, वाइल फिजिकल में ये चीज देखने को मिलती नहीं। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर सकते हैं इस बेस पर। बट ये जो साइंटिस्ट था जिसका नाम हमने दिया जॉन डोबरेनियर, उसने ऐसे ग्रुप आइडेंटिफाई करके निकाले कि जिसकी प्रॉपर्टीज जो है केमिकल फिजिकल दोनों वाली सेम हो। तो ऐसे 3 ग्रुप उसने आइडेंटिफाई किए। ये खास याद रखना, 3 ग्रुप कौन से थे? तो उसने एक ग्रुप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का आइडेंटिफाई किया। तब तक जो नॉन एलिमेंट थे उसमें से, क्योंकि ये बंदे ने 1800 वाले ईयर में अपना काम शुरू किया था और 1829 के आजू बाजू इसने ये चीज नोट डाउन की थी कि भाई ऐसे कंपाउंड्स है, मतलब वो जब तक ये कहता है तब तक जो कंपाउंड सॉरी एलिमेंट्स जो है वो जो एस्टेब्लिश हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे, उसमें से इसने ऐसे 3 ग्रुप ढूंढ कर निकाले कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम है। दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, और तीसरा हेलोजन वाला था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और उसने मार्क क्या किया पता है कि ये जो 3 का तिकड़ा है, 3 का जो ग्रुप है जिसे कहा जाता है ट्राइड्स, या पढ़ चुके ऑलरेडी, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं, बराबर है। ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है उसके एटॉमिक वेट को उसने स्टडी किया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को भी किया और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को भी किया। तो एक पैटर्न देखने को मिली। अगर उसके एटॉमिक वेट को, एटॉमिक मास को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ये 136 पॉइंट समथिंग समथिंग था, बराबर, पक्का मुझे याद नहीं है, बट ये पैटर्न क्या देखने को मिली कि एटॉमिक वेट जो है उसको अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो ये तीनों के जो ग्रुप है, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो ग्रुप है, उसमें जो इन बिटवीन वाला मिडल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट पहले और तीसरे के अप्रोक्सीमेट एवरेज जितना होता है। आप देखो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज जो है वो सेकेंड का एटॉमिक मास होता है। ऐसा ऑब्जर्व किया किसने? जॉन डोबरेनियर ने। और स्टेटमेंट क्या दिया कि इफ वी अरेंज दिस टाइप ऑफ ट्राइड्स देन and arrange them with respect to their atomic weight in its increasing order, then the atomic weight of second element is always approximately average to first and third elements। तो देखो होता है
39 प्लस 7 कितना होता है? तो 46। 46। एवरेज, हाँ, तो एवरेज लेना, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। 46 को डिवाइड बाई 2 करते तो क्या आता है? 23। ये तो बोले एग्जैक्ट आ रहा है, इसमें एग्जैक्ट आ रहा है, हर बार एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट अप्रोक्स उसके जितना होता है, भले ही प्लस और माइनस कुछ हो, बट लगभग उतना आता है, वो उसने ऑब्जर्व किया, अगर आप ध्यान से देखते हो तो। बराबर है। तो ये कैल्शियम जो है उसमें भी ये देखा गया, ये दोनों के सम को डिवाइड बाई 2 करते तो लगभग नियर अबाउट उतना वेट आता है, सेम ईयर। बट इसने एक गलत स्टेटमेंट भी साथ में दे दिया, जॉन डोबरेनियर ने ये तीन के ये तीन ग्रुप के ऊपर से क्या कह दिया पता है? उसने ये कहा कि ऐसे कोई भी तीन एलिमेंट ले लो जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके मास के रिस्पेक्ट में अरेंज करने से अगर उसके बीच वाले का मास फर्स्ट और थर्ड के एवरेज जितना होता है, मास तो हमें चेंज करना नहीं, वो तो जितना होता है वही होता है, बट अगर ऐसा ट्राइड आपको मिले कि जिसमें एटॉमिक मास को अरेंज करने से सेकेंड का एटॉमिक मास, मतलब इन बिटवीन वाले का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के एवरेज जितना मिले, तो वो तीनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। उसने ये उल्टा स्टेटमेंट भी दिया और यहां पर ये गलत हुआ, क्योंकि प्रूव नहीं कर पाया। हर एक ट्राइड्स जो ऐसे बनते थे उसमें प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं मिलती थी। इसका मतलब यह है कि डोबेरेनियस ट्राइड जो है वो सिर्फ ये 9 एलिमेंट के लिए सही है, याद रखना। आपको एमसीक्यूज में, जेई नीट में या बाकी के बोर्ड एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट डोबेरेनियस ट्राइड में नहीं था, तो कौन सा है वो पता होना चाहिए आपको। ये 9 एलिमेंट याद रखना इजी है, लिथियम सोडियम पोटेशियम मतलब LiNa, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम मतलब CaSr और Ba, एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये 9 एलिमेंट ऐसे है कि जो डोबेरेनियस ट्राइड वाले रूल को फॉलो करते हैं। उसके अलावा का कोई ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में कि कौन सा एलिमेंट डोबेरेनियस ट्राइड को नहीं फॉलो करता है, रूल को फॉलो नहीं करता है, तो आपको वो वाला आइडेंटिफाई करना है। बराबर है। तो ये कब कर पाओगे? जब ये सारे एलिमेंट के बारे में आपको पता होगा। तो ये पहला अटेम्प्ट था कि हम दिए गए एलिमेंट्स जो है, या अभी तक जो अवेलेबल एलिमेंट्स है, नॉन एलिमेंट्स है, उसे किस तरीके से अरेंज करें। बट ये कोइंसिडेंस निकला। कोइंसिडेंस का मतलब कि होना चाहिए बट हुआ नहीं, कोई रेयर एलिमेंट्स को ही एप्लीकेबल है, सारे के सारे एलिमेंट्स को ये एप्लीकेबल नहीं है, ये याद रखना। तो कोइंसिडेंस है वो प्रूव हुआ कि भाई ये सबको अप्लाई नहीं हो सकता, तो किसी ने इसके आगे पीछे ध्यान नहीं दिया। बट एक साइंटिस्ट फेल होता है ना कभी भी, तो उसके पीछे बाकी के साइंटिस्ट की लाइन लग जाती है, वो याद रखिए। वो लोग कुछ ना कुछ करके ही दम लेता है। दूसरा एक साइंटिस्ट आया जिसने इसके ऊपर वर्क किया, जिसका नाम था AEBD चेनकोर्टिस। इतना छोटा सा नाम है ना, क्यों, क्या नाम है इसका? AEBD चेनकोर्टिस। ये भाई ने क्या कहा, इसने जब एस्टेब्लिशमेंट की अपने एक्सपेरिमेंट की, तब तक जितने नॉन एलिमेंट्स थे उसने कहा कि एक चार्ट में, सिलिंड्रिकल चार्ट के फॉर्म में अरेंज करो। और ये चार्ट में जो हर एक सेवेंथ एलिमेंट है, याद रखना सेवेंथ बोल रहा हूं मैं, हर एक सेवेंथ एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिसेंबल होता है। उसने कहा हर एक सेवेंथ किसके साथ रिसेंबल होता है? फर्स्ट के साथ। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अरेंज करो विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास या वेट। आगे जॉन डोबरेनियर ने भी कौन सा फैक्टर जो है वो ध्यान में लिया था? एटॉमिक वेट। ये AEBD चेनकोर्टिस है, उसने भी क्या ध्यान में लिया? एटॉमिक वेट, उसकी पीरियोडिसिटी दिखाने के लिए। ये जो हर एक सेवंथ एलिमेंट फर्स्ट के साथ रिसेंबल होता है, ये रिसेंबलनेस जो है अलग अलग एलिमेंट की, मतलब रिपीट होना है जो प्रॉपर्टी का, उसे कहा जाता है पीरियोडिसिटी। बराबर। पीरियोडिकल्स आते हैं हमारे घर पर, मैगजीन्स आते हैं पीरियोडिकल, हर 15 दिन पर एक बार आते हैं या हर महीने एक बार आते हैं, उसे पीरियोडिकल्स कहा जाता है।
तो वो एक रिपीट होता है, मतलब 15 दिन के बाद वापस आता है, फिर 15 दिन के बाद वापस आता है। तो वैसे ही ये सेवेंथ एलिमेंट रिसेंबल होता है फर्स्ट के साथ, ऐसा किसने कहा था? एबीडी चेन कोर्टेज ने। बट ये रॉन्ग प्रूव हुआ, या किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया वो टाइम में, और वो प्रूव भी नहीं कर पाया सही तरीके से, तो किसी का अट्रैक्शन उसकी तरफ ज्यादा गया नहीं। बट एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जॉन न्यूलैंड, ये आपको पढ़ाया गया है 10th में। उसने ये कहा भाई हर एक सेवंथ नहीं, हर एक 8th एलिमेंट जो है वो किसके साथ रिसेंबल करता है? इट रिसेंबल्स विथ एवरी फर्स्ट एलिमेंट। मतलब पहला जो है वो 8वें के साथ मैच होता है, सेकंड जो है वो 9th के साथ जो है वो मैच होता है। मतलब हर एक 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है? इक्वल शो करता है। ये किसने कहा? जॉन न्यूलैंड ने कहा। और उसने ये जब कहा वो वाला ईयर था 1865, और तब तक एस्टेब्लिश हो चुके थे 63 एलिमेंट्स, जो ऊपर हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, बराबर है। अब 63 एलिमेंट अरेंज मतलब कि डिस्कवर हो चुके थे, तो वो 63 एलिमेंट्स अरेंज होने चाहिए, भले ही एक दो ना हो तो 60 तो होने चाहिए, तो वो रूल जो है वो एप्लीकेबल माना जाएगा। और ये जॉन न्यूलैंड जो था उसने भी एटॉमिक मास के ऑर्डर को ध्यान में लिया। उसने क्या कहा कि हमें सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना है वो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, विथ रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक वेट इन इट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम अरेंज करते हैं तो हर एक 8वां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के साथ रिसेंबल होता है, ऐसा उसने कहा। और ये 8th एलिमेंट वाला जो रूल है उसे न्यूलैंड्स ऑक्टेव कहा गया, ये याद रखिएगा। तो ये रूल का नाम क्या है? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव ऐसा कहा जाता है, या न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स ऐसा कहा जाता है। और ये भाई ने ख्याली पुलाव क्या पकाया पता है? उसने ये कहा कि सारेगमा पद्धनिसा जो है, 7 सुर है ना संगीत के, उसमें 8वां फिर से सा आता है। आप देखो, अगर देखो तो सारे गामा पधनी 7 वहां पर हो गए नोट्स, बराबर है। तो 8th वाला कौन सा आता है? फिर से सा। तो उसने कहा उसी तरीके से 8 एलिमेंट भी फर्स्ट के साथ क्या होता है? रिसेंबल होता है। उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, बट ये सिर्फ अप्लाई हुआ 20 एलिमेंट्स के ऊपर, इनिशियल 20 एलिमेंट्स। 20th वन कौन सा है वो आपको पता है? 20 वाला कौन सा? कैल्शियम। वेरी कैल्शियम। गुड। तो ये सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई हुआ, बराबर है, वो जिसका मास है 40, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो यहां ध्यान रखना, आपको याद ये रखना है कि आपको पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है। कई बार आपको ये पूछेंगे कि ऑक्टेव्स वाला जो रूल है, लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है, वो कौन से एटॉमिक नंबर तक अप्लीकेबल है। तो खास ध्यान रखना, तब आपको 20 लिखना है, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर पूछा है। अगर आपको ये पूछा जाए कि कौन से एलिमेंट तक अप्लीकेबल है, तो आपको कैल्शियम लिखना है, क्योंकि 20 नंबर का एलिमेंट कैल्शियम है। बट कई बार आपको गुमराह करने के लिए ये पूछा जाता है कि कितने एटॉमिक मास तक एप्लीकेबल है, तो तब 40 आएगा, क्योंकि कैल्शियम का मास 40 है, बराबर है। तो एटॉमिक वेट जो है वो 40 लिया जाता है। तो वहां पर भी ये देखा गया कि अगर आप उसे अरेंज करते हो इस तरीके से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, उस तरीके से चले जाते हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, बराबर है। बाद में क्या आएगा? सोडियम। तो हर एक 8th एलिमेंट जो है वो फिर से रिपीट होता है। सोडियम के साथ पोटेशियम होता है, 11 नंबर है सोडियम का। पोटेशियम का 19 है, तो 11 प्लस 8 करोगे तो 19 हो जाएगा। देखो लिथियम का 3 नंबर है, प्लस 8 करोगे तो 11 हो जाएगा। तो फिर से यहाँ डोब्रेनियस ट्राइड जो है वो प्रूव हुआ लिथियम सोडियम पोटेशियम के लिए, बट वो सिर्फ हुआ लिथियम सोडियम पोटेशियम के लिए। तो वो डोबेरेनियर ट्राइड्स की लिमिटेशन है कि वो लिमिटेड एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेम ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव को हुआ कि भाई इतने ज्यादा एलिमेंट्स है। उसने जब ये स्टेटमेंट दिया तो 63 एलिमेंट थे, बट अप्लाई किसको हुआ? सिर्फ कैल्शियम तक। सिर्फ 20 एलिमेंट को वो अरेंज कर पाया। इसका मतलब बाकी के एलिमेंट्स को वो अरेंज नहीं कर पाया। मतलब कहीं ना कहीं कमी है, कुछ कमी है ये रूल में। जैसे जॉन डोब्रेनियर के रूल में कुछ कमी थी, वैसे ही ये ऑक्टेव वाला जो लॉ है उसमें कहीं ना कोई ना कोई गलती है, ऐसा वहां पर प्रूव हुआ।
इसके बाद और दो साइंटिस्ट हुए। देखो एक्चुअली में अभी तक हमने तीन साइंटिस्ट पढ़े, ध्यान दो के ऊपर दिया। पहले जॉन डोबेरेनियर को थोड़ा अच्छे से पढ़ा, उसके ट्राइड्स थे। बाद में एईबीडी चेन कोर्टिस आया, उसको हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और थर्ड वन आया जॉन न्यूलैंड, उसको भी थोड़ा हमने स्टडी किया क्योंकि वो 20 तक तो सही था और वो वाला 9 एलिमेंट को अरेंज कर पाया। बट दो साइंटिस्ट और ऐसे थे जो हार्ड वर्क कर रहे थे अभी, उसमें से एक था मेंडेलीव। पूरा नाम है दमित्री इवानोविच मेंडेलीव, हमें सिर्फ मेंडेलीव याद रखना है, बराबर है। उसका पूरा खानदान का नाम याद नहीं रखना है, बट ये मेंडेलीव है। एक था मेंडेलीव और दूसरे का नाम था मेयर, पूरा नाम था लोथल मेयर। लोथर मेयर उसका नाम था। ये दोनों ने साइमल्टेनियसली, मतलब सेम वाले ईयर में ही एक मेथड प्रपोज की कि अगर हम एटॉमिक वेट की, फिर से एटॉमिक वेट है आप देखना, अगर हम एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें जितने नॉन एलिमेंट्स है वो सबको, तो उसने ये नहीं कहा 7th के बाद या 8th के बाद या 9th के बाद, वो थोड़े साने आदमी थे वो दोनों। उसने क्या कहा कि एटॉमिक वेट को ध्यान में लेते हुए अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, कितने का चेंज वो नहीं कहा, बट कोई इंटरवल के बाद फिर से प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है। ये जो पैटर्न है वो कितने एलिमेंट के बाद दिखेगी वो स्पेसिफाई नहीं किया, बट एक रेगुलर इंटरवल के बाद दिखेगी, ऐसा पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट है वो उसने दिया। तो न्यूलैंड और बाकी के जैसे ही अब इसमें दोनों ने एक साथ एस्टेब्लिश किया, भले दोनों अलग अलग जगह पर रहते थे, दोनों साथ में वर्क नहीं किया था, ये भी एक खूबी की बात है। बट ये लोथर मेयर जो है, ये लोथर मेयर फेल गया डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में। कोई भी चीज का इन्वेंशन आप करते हो ना, तो वो तब तक पब्लिश नहीं करनी है जब तक उसका पेटेंट ना बन जाए या रजिस्ट्री ना हो जाए या उसका डॉक्यूमेंटेशन ना हो जाए। ये अपने वर्क का डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाया, कौन, लोथर मेयर। और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन डॉक्यूमेंटेशन के साथ कर पाया, कौन, मेंडेलीव। तो सारा श्रेय किसको दिया जाता है, दमित्री मेंडेलीव को कहा जाता है। पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो उसके नाम हो गया है और हम उसे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल ऐसा नाम देते हैं, जिसमें 63 जो नॉन एलिमेंट्स थे वो सारे उसने अरेंज कर दिए थे तब तक के। 63 से 69 जो एलिमेंट नॉन थे उसके टाइम पर वो सारे अरेंज कर दिए थे और कई कई जगह भी खाली छोड़ी थी। और उसके लिए उसने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था कि भाई फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो ये खाली बॉक्सेस को भर देंगे। मतलब इतनी एक्यूरेसी के साथ उसने वर्क किया था और वो पीरियोडिक टेबल को बेस माना जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जो हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। लास्ट में मतलब कल पढ़ने वाले हैं, आज टाइम मिला तो आज भी पढ़ेंगे। बट ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ने वाले हैं उसका बेस ये वाला पीरियोडिक टेबल है, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल है, वो याद रखना। बट मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल इज आफ्टर ऑल डिपेंडेड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास और वेट, ये याद रखना, बराबर है। उसने एक रूल दिया, वो रूल को पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। एक स्टेटमेंट ही है बहुत छोटा सा। और वो पीरियोडिक लॉ क्या है, उसने क्या कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज है, दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब वो एक ऐसा फंक्शन है कि जो एक पर्टिकुलर गैप के बाद रिपीट होता है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। बट अगर हम एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो, बराबर है। तो ये जो लॉ है उसे पीरियोडिक लॉ कहा गया। देखो आगे आप एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी पढ़ने वाले हो, याद रखिएगा, बराबर है। बट ये सिर्फ पीरियोडिक लॉ है, याद रखिए। पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट दीजिए, ऐसा पूछा गया है तो क्या लिखना है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, मतलब उसके एटॉमिक वेट की रिस्पेक्ट में वो पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी फिर से क्या होती है, तो रिपीट होती है।
तो ये मेंडेलीव जो था उसने ऐसी अरेंजमेंट दी। बट हाँ, ध्यान ये रखना है कि उसने एटॉमिक वेट को भले ही मेन कहा, बट ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया उसने? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। उसने क्या कहा कि भाई हमें सबसे पहले तो एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजेंटल रोज जो है वो फील करना है, या उस तरीके से एक टेबल बनाना है जिसमें एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको वर्टिकल कॉलम्स भरने हैं। बट हाँ, ध्यान ये रहे कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स सेम ग्रुप में आए। ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम में आने चाहिए, वो उसने कहा। कई सारी जगह ऐसी थी उसके पीरियोडिक टेबल में कि जहां पर एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन नहीं होता था। तो उसने क्या किया, वो रूल को ब्रेक किया। एटॉमिक वेट जिसका ज्यादा था वो पहले ले लिया, कम था उसे बाद में जाने दिया। बट उसने ध्यान किसका रखा कि सेम ग्रुप में क्या सही माना चाहिए? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, और उसने ये बाद में कहा भी कि इसका मतलब ये है कि उसका जो कैलकुलेटेड मास है, वो एटम का मास है, वो आपने गलत कैलकुलेट किया है शायद। ऐसा भी हो सकता है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी मैच होती है और मास का ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, तो शायद ऐसा हो सकता है। मैं वर्ड बोल रहा हूं शायद। उसने भी कहा था कि मे बी योर मेजर्ड एटॉमिक वेट इज रॉन्ग, गलत तरीके से आपने मेजर किया है, ऐसा भी उसने कहा। बट उसने प्रॉपर्टीज को ज्यादा ध्यान में लिया, वो याद रखिए। और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे? तो एक आयोडीन, और दूसरा साथ में था टेल्यूरियम। उसमें टेल्यूरियम का जो मास है ना वो ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में? आयोडीन। तो हम अगर इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अरेंज करें तो इस तरीके से आएगा, पहले आयोडीन बाद में टेल्यूरियम। बट उसने जब ग्रुप बनाया तो टेल्यूरियम को पहले रखा और आयोडीन को बाद में रखा, बाजू वाले ग्रुप में रखा। भले ही मास आयोडीन का कम है, लगभग 126 पॉइंट समथिंग समथिंग 127 जितना ही है, और ये 127 पॉइंट समथिंग है टेल्यूरियम का। बट वो ज्यादा वाला मास भी पहले रखा उसने, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो ये ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स के साथ मैच हो रही थी टेल्यूरियम की, और बाजू वाले ग्रुप के साथ मैच हो रही थी आयोडीन की। तो उसने ये सोचकर प्रॉपर्टीज को ज्यादा महत्व दिया कि शायद ऐसा हो सकता है कि हमने जो मास मेजर किया है वो मास ही गलत हो। बराबर है। तो उसने एटॉमिक मास को सेकेंडरी थिंग रखा और प्रॉपर्टीज को प्राइमरी थिंग रखा। और लगभग लगभग तब तक जितने नॉन एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे अरेंज हो गए, और थोड़े बहुत जो अनडिस्कवर्ड थे वो बॉक्सेस खाली रखे। उसने ये कहा वहां पर कि ऐसी प्रॉपर्टी वाला और इतने मास वाला कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है हमें। इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर कभी भी मिलेगा। अभी वो बॉक्स को जैसे तैसे करके भर नहीं देना है, वो बॉक्स को हम खाली रखेंगे पीरियोडिक टेबल में। बराबर है। तो ये अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो थे उसके लिए भी उसने बॉक्सेस जो है वो खाली रखा। तो ये उसका जबरदस्त प्लस पॉइंट था। प्रेडिक्ट किया कि भाई ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, पीरियोडिक टेबल अगर आपके सामने है, बुक अगर आपके सामने है, तो उसमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहीं पर होगा, ये थर्ड चैप्टर में। उसे अगर आप देखो तो उसमें कहीं ना कहीं लगभग 1 2 3 4 5 5 और 4 में दो एलिमेंट्स के नाम आपको दिखेंगे। एक 3 में दिखेगा, एक 4 में दिखेगा। एक का नाम होगा एल्यूमिनियम। मेंडेलीव के थर्ड पीरियड की बात करो, नंबर 3 वाला पीरियड। उसने नंबर 0 से शुरू किया था, 0 1 2 3, वैसे वो गया था 8 तक। तो टोटल कितने वर्टिकल कॉलम्स है मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में, ये आपको पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर दोगे? कोई कहेगा मुझे? 9। वेरी गुड। हम हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि हम डायरेक्ट लास्ट वाला डिजिट देखते हैं कि सर ने 8 लिखा है तो 8 कॉलम होंगे, बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग, क्योंकि 0 वाला कौन गिनेगा?
देयर आर टोटल 9 कॉलम्स। कॉलम मीन्स वर्टिकल कॉलम की बात हो रही है, जिसे ग्रुप भी कहा जाता है, और हॉरिजेंटल रोज जो है उसे पीरियड्स भी कहा जाता है, वो याद रखिए। तो थर्ड कॉलम में एक एल्यूमिनियम नाम का एलिमेंट है, उसके नीचे उसने खाली जगह छोड़ी थी, और फोर्थ कॉलम में एक सिलिकॉन उसके बाजू में ही है, उसके नीचे भी एक खाली जगह छोड़ी थी। उसने ये कहा था कि भाई अभी यहां पर फिक्स हो सके वैसी प्रॉपर्टी वाला या उतने मास वाला एलिमेंट नोन नहीं है, तो मैं ये खाली जगह छोड़ता हूं और इन फ्यूचर ये चीज आपको मिलेगी। उसने ये प्रिडिक्शन भी किया था उसका मास कितना होगा, और नाम क्या दिया पता है? एल्यूमिनियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आएगा उसे नाम दिया एक्का एल्यूमिनियम। क्यों? उसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है। और सिलिकॉन को नाम दिया, सिलिकॉन के नीचे जो खाली जगह है जहां पर एलिमेंट नहीं आया था, उसका नाम उसने पहले से दे दिया एका सिलिकॉन। एका नाम उसने ये इसलिए दिया क्योंकि एका वर्ड जो है वो एक्चुअली में संस्कृत वर्ड है, और उसका मतलब होता है नेक्स्ट। तो एल्यूमिनियम के बाद वाला है वो कॉलम में, इसलिए नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम मतलब एका एल्यूमिनियम उसे कहा गया। और सिलिकॉन के नेक्स्ट वाला है, नीचे वाला है, तो उसे कहा गया एका सिलिकॉन। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जितने भी साइंटिस्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर के टच में है। हमारे जो पुराने वाले बड़े बड़े इन्वेंटर्स थे, जिसे हम ऋषि मुनि कहते थे, उससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि तो ही वो ऐसे संस्कृत वर्ड का यूज करेंगे, बाकी तो वो करेंगे नहीं। तो एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन दो ऐसे जो एलिमेंट्स है वो उसने उसे प्रिडिक्ट किया कि भाई एका एल्यूमिनियम आएगा और एका सिलिकॉन आएगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो उसने ये कहा कि उसका एटॉमिक वेट जो है वो 68 के आजू बाजू होगा, उसकी जो डेंसिटी है वो लगभग 5.8 5.9 के आजू बाजू होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट है का एल्यूमिनियम का वो बहुत कम होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली जो है वो चीज होगी। और उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब जब वो ऑक्सीजन के साथ या कोई हेलाइड के साथ रिएक्ट होगा, हेलोजन के साथ, तो वो एलिमेंट को अगर मैं ई कहूं तो E(x3) मतलब 3 हेलोजन के साथ एक एलिमेंट जुड़ेगा, वैसी उसकी अरेंजमेंट होगी। अगर आपको याद है तो सेकंड चैप्टर में मैंने आपको ये फॉर्मूला कैसे बनता है वो सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली मेथड से, बराबर है। और एक सिलिकॉन के लिए भी उसने ऐसी प्रिडिक्शन की, एटॉमिक वेट जो है वो 72 के आजू बाजू होगा, डेंसिटी 5.5 के आजू बाजू होगी, बट उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। और अगर हेलोजन के साथ जुड़ेगा तो E(x4) मतलब एक एटम के साथ 4 हेलोजन जुड़ेंगे, ऐसा उसने कहा। और नहीं मानोगे आप, जब सही मायनों में वो एलिमेंट्स मिले, वो एका एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट मिला ना उसका नाम था गैलियम, Ga। और एका सिलिकॉन की जगह पर आने वाला जो जर्मेनियम। एलिमेंट है, हाँ जर्मेनियम है, वेरी गुड। तो गैलियम और जर्मेनियम दो ऐसे एलिमेंट मिले जो एक्चुअली में पहले से प्रेडिक्ट किए हुए थे, किसने? दमित्री मेंडेलीव ने। और उसका जब प्रॉपर्टी चेक किया गया तो वंडरनेस फील होगी हमें कि गैलियम जो है उसका मास 70 मिला, देखो लगभग इसके जितना 68 70। उसकी जो फाउंड डेंसिटी है वो लगभग 5.9 ही मिली, मतलब उसमें कोई वेरिएशन ज्यादा नहीं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है केल्विन में 302 या 303 जितना मिला, मतलब ये सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस जितना होता है अगर डिग्री सेल्सियस में हम जाए तो, बराबर। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में 273 का फर्क होता है, हमने आपको कहा था। और वही मिला जो इसने कहा था, गैलियम के साथ 3 हेलोजन जुड़ता है, जब भी जुड़ देता है। सेम जर्मेनियम के साथ हुआ। इसने एटॉमिक वेट प्रेडिक्ट किया था 72, तो ये 72.6 या 73 मिला, बट 5.5 जो है उसके बदले 5.2 5.3 जितनी डेंसिटी मिली। और इसका मेल्टिंग पॉइंट मिला 1230 के आजू बाजू, मतलब बहुत हाई, इसकी रिस्पेक्ट में तो हाई है। तो जिसका उसने मेल्टिंग पॉइंट लो प्रेडिक्ट किया था उसका लो मिला, हाई प्रेडिक्ट किया था उसका हाई मिला। और जर्मेनियम के साथ जब हेलोजन जुड़ते हैं तो 4 एटम जुड़ता है। इसका मतलब एग्जैक्ट प्रिडिक्शन दिया था दिमित्री मेंडेलीव ने, किसका? खाली जो जगह थी उसके पीरियोडिक टेबल में, वो एलिमेंट्स का भी उसने अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी वाइज जिक्र किया था।
और 63 से 69 एलिमेंट्स जो है ये बंदे ने क्या कर दिए थे, अरेंज कर दिया था। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल वे था कि आप इस तरीके से प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए, ना कि एटॉमिक मास को, क्योंकि उसने वो कई जगह पर वो रूल को डिसओबे किया था। दो तीन जगह ऐसे उसके पीरियोडिक टेबल में जहां मास का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होता है, तो उसने होने दिया। बट उसने किसके साथ समझौता नहीं किया, प्रॉपर्टीज जो है वो मैच होनी चाहिए। वो 100% ध्यान रखा उसने कि हर एक कॉलम ऐसी है कि जिसमें आने वाले एक्स वाई जेड एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। उसका एटॉमिक मास भले ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या ना हो, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। बराबर है। तो ये दमित्री मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल था। बट ये सारे के सारे पीरियोडिक टेबल ऐसे जिसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी। दमित्री मेंडेलीव का ये जो पीरियोडिक टेबल है उसकी भी लिमिटेशंस है। उसकी पहली लिमिटेशन ये है कि उसने खाली जगह भले ही छोड़े, मान लीजिए वो भर गई, अब नए आने वाले एलिमेंट्स जो है, मतलब वो बॉक्स भर जाएगा, सारा का सारा पीरियोडिक टेबल भर जाएगा। बाद में जो नए एलिमेंट्स आएंगे तो न्यूअर एलिमेंट्स को कहां पर अरेंज करेंगे, तो प्लेस ऑफ न्यूअर एलिमेंट्स वो कहकर नहीं गया या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, आइसोटॉप्स। अब ये बात का क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक इसने फॉर्मेशन किया ये सारी चीजों का, तब तक आइसोटॉप्स नोन नहीं थे। किसे आइसोटॉप्स कहते हैं वो हमने पढ़ा सेकंड चैप्टर में। कोई कहेगा मुझे किसे आइसोटॉप्स कहा जाता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास डिफरेंट। वेरी गुड। द स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। बट ये तो कब पता लगेगा, जब आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चलेगा। बराबर ना? सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता चलेगा। तो कई साल ये फंडा चला। बाद में जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन्वेंट हुए कि भाई एटम को तो डिवाइड कर सकते हैं, एटम के अंदर भी कुछ है, इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो लोग गए। तो जिससे ये फंड आया कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी भी कोई चीज है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसे हमें ध्यान में लेने चाहिए, तो पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया।